साल 1966 में पंजाब से हरियाणा के अलग होने के बाद हरियाणा स्टेट ने खूब तरक्की की है और तरक्की का ये रास्ता कहीं ना कहीं किसान के खेत से होकर निकलता है। देश के प्रधानमंत्री किसानों की आय दुगनी होने की बात कहते हैं। मेरे साथ में आज जो अधिकारी हैं हरियाणा स्टेट के बहुत वरिष्ठ अधिकारी, बागवानी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अर्जुन सिंह जी मेरे साथ में हैं। इनसे बात करेंगे किसानों की मौजूदा स्थिति क्या है और बागवानी किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने का साधन बनती जा रही है। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, मौजूदा स्थिति में किसान जो कहाँ स्टैंड आप देखते हैं, पहले आज से 5 साल 10 साल पहले की स्थिति और मौजूदा स्थिति? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ संजय चैनल का, संजय टीवी का, कि वो जो भी किसानों से संबंधित कोई विचार हैं तो और उसकी तरफ से कोई स्कीम है किसानों तक पहुँचाने की बात करते हैं। देखिए, हरियाणा जैसे आपने बताया 1966 में बनाया, 1 नवंबर 1966 का बना। तो उस समय लगभग जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसी समय में शुरू हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के समय तो सबसे जब बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था वो फूड सिक्योरिटी का था। फूड सिक्योरिटी में कि आपको फूड को सिक्योर करना, कि इतना हम अनाज हमारा देश उत्पन्न कर पाए और हमें जो इंपोर्ट होता है उसके ऊपर हम निर्भर ना रहे। तो उस फूड सिक्योरिटी के अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो पंजाब और हरियाणा का रहा है। और हम हरियाणा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है और कंट्रीब्यूटर है जो फूड ग्रेन्स के मामले में। तो ये सब जो हमारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकगण ने, हमारे किसानों ने जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और हमारे विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग ने जो भी टेक्नोलॉजी अप्रूव हुई थी और उस जो टेक्नोलॉजी के साथ नई नई वैराइटीज़ आई थी, उन सभी वैराइटीज़ को खेतों तक पहुंचाने की बात की और किसानों ने उस चैलेंज को लिया। और आज हम फूड सिक्योरिटी के मामले में हम बड़े आत्मनिर्भर हैं और बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो वो एक समय था, तो उस समय जैसे नई वैराइटीज़ आई और इनपुट्स भी आए और किसानों की जो इनकम थी वो उसमें इंक्रीज भी हुई थी जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। उसके साथ साथ समय के साथ साथ फिर बड़े बदलाव आए। अब फूड सिक्योरिटी के साथ अब जो फोकस आ गया है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर फूड सिक्योरिटी में हो चुके हैं, तो अब जो हमारे कंज्यूमर की जो मिडिल क्लास है और अदरवाइज़ दूसरे भी हमारे किसान भाई भी हैं, अब उनकी इनकम एनहांस हुई हैं, तो जो अफोर्डेबिलिटी है, जो हाउस होल्ड की अफोर्डेबिलिटी वो भी बढ़ गई है। तो उससे वो जो फोकस बढ़ गया है, वो जो चेंज हो गया, वो अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ चला गया। ये खाद जो हम खाना खाते हैं तो उसमें भरपूर तो खाना अवेलेबल है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन भी होना ज़रूरी है। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन की नेचुरली बात होगी। तो सिर्फ ना केवल कृषि में, बल्कि जो कृषि में डाइवर्सिफाई होती है, जिसमें हमारे मिलेट्स वगैरह आ जाते हैं, जिसका बहुत योगदान रहता है न्यूट्रिशन में। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण योगदान जो रोज़मर्रा की जो हमारे फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर वो न्यूट्रिशन में वो काफ़ी हेल्प करते हैं, और इसलिए बागवानी का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। बागवानी से तात्पर्य बता दीजिए, मतलब कुछ ऐसे लोग जो किसानी से, खेती से ताल्लुक नहीं रखते, बागवानी का मतलब सिर्फ बाग तक ही सीमित कहीं ना कहीं समझा जाता है, तो बागवानी का पूरा विस्तार से बता दीजिए है क्या? बागवानी देखिए, जैसे अब सीन चेंज हुआ है, तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स की जो बागवानी विभाग है, इसकी जिम्मेवारियां भी अलग अलग समय के साथ बदलती गई हैं। पहले तो जब 1990 में हमारा ये डिपार्टमेंट बना था, पहले ये कृषि विभाग का हिस्सा हुआ करता था। तो लगभग अब 30 साल इसको डिपार्टमेंट, 30 से 31 साल इसको डिपार्टमेंट को बने हो चुके हैं। तो उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो पहले तो सिर्फ बागों की तरफ ही जब डिपार्टमेंट बना, बाग को ही माना जाता था कि ये बागवानी विभाग का अहम हिस्सा है। लेकिन साथ साथ कंज्यूमरिज्म बढ़ा है और जो नेशनल मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, सब्जियों की खपत बहुत बड़ी है। तो हमारे फल, सब्जियां और फूल जो हैं आपके अंडर में, ये सारे चीज़ें अब उसमें फलों के साथ सब्जियां आ गई हैं, उसके अंदर मसालेदार जो फसलें हैं वो आ गई हैं, और फूल आ चुके हैं, और फिर उसमें और जो बी कीपिंग है, जिसमें हनी मेजर हिस्सा रहता है, वो जुड़ गया है। मशरूम है, वो इसके अंदर इससे आ गए। ये तो औषधीय पौधे भी कहीं ना कहीं, औषधीय पौधे तो आयुष डिपार्टमेंट करता है, लेकिन एरोमेटिक प्लांट्स है जो सुगंधित या
से रहते हैं, तो उनका हमारे डिपार्टमेंट के पास तो है। ये सारी जो चीज़ें आप बता रहे हैं कैलकुलेट करके, ये सारी चीज़ें एक किसान की ज़िंदगी को कैसे बदलने के लिए सहायक मानेंगे? देखिए, अब ये तो हैं क्रॉप जिसकी हम बात कर रहे हैं, अभी ये फसलें हैं जो बागवानी विभाग का हिस्सा हैं। लेकिन उससे जो इम्पोर्टेंट है कि उस फसलों के साथ जुड़ी हुई जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, अब जो समय है वो सारा ही टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया है। आप आम फसल लगाकर और आम तरीके से आप अगर खेती करना चाहेंगे, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स की है, चाहे वो बागवानी की फसलों की है, वो तब तक आप उसमें इनकम नहीं करेंगे। आपका पहले सवाल था कि इसमें कैसे किसानों को आय बढ़ने की बात हो रही है, कैसे वो अपने आप को समझ पा रहे हैं। तो अब एक स्टैग्नेशन हो चुकी है सीरियल क्रॉप्स के अंदर, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी का एक लेवल आ चुका है। अब जैसे जैसे एमएसपी बढ़ती है तो वैसे वैसे इनकम फार्मर्स की बढ़ने के चांस रहते हैं। अगर एमएसपी नहीं बढ़ेगी तो वो इनकम भी वहीं स्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसमें एमएसपी है और एसोर्ट बायबैक है। और बागवानी फसलों में ऐसा नहीं है। बागवानी फसलें मार्केट डिमांड बेस पे चलती हैं, तो इसके जैसे जैसे आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप अपने उसमें गैम्बेट में जो फ्रूट बास्केट है उसके अंदर आइटम बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे आप डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़ना शुरू होंगे तो इनकम वैसे इनहांस होती चली जाती है। तो बागवानी में सीरियल क्रॉप से लगभग 1.5 से 2 गुना अनुमान एवरेज बेसिस पे ज़्यादा है। बाकी कई फसलों में तो कई गुना ज़्यादा है। बागवानी फसलों के अंदर ही जो क्रॉप्स हैं उनके कंपटीशन में देखें तो अगर हम हाई टेक्नोलॉजी पे, बहुत हाई टेक्नोलॉजी पे चले जाएं, पॉली हाउसेज में चले जाएं, हाइड्रोपोनिक्स में चले जाएं, तो इनकम वहाँ पे किसानों की काफ़ी ज़्यादा निकल। रकबा कितना है इस वक्त? सब्जियों का रकबा कितना है, फूलों का रकबा कितना है स्टेट के अंदर, और जो यहाँ सब्जियाँ उगाई जा रही हैं वो कितनी पैदावार का कितना प्रतिशत जो स्टेट में डिमांड रहती है, कितना परसेंटेज जो है वो पूरा कर पाते हैं? हमारा आज की डेट में जो रकबा है वो लगभग 4,17,000 हेक्टेयर, मीन्स लगभग ये आप 12-12.5 लाख एकड़ के करीब मान के चलिए। जो बागवानी की जितनी भी फसलें मैंने बताई उन सभी फसलों के अंदर उसका एरिया आता है। और ये जितना भी ये रकबा है, ये ऐसा नहीं है कि एक दो वर्ष का नतीजा है, काफ़ी सालों से इसमें काम होते आ रहे हैं। मतलब मैं देख पा रहा हूँ 2014 से आप इस सीट पे बैठे हैं। मैं बात करूंगा उस वक्त जब आप इस सीट पे आए थे, एक बहुत लंबा अरसा आपको इस सीट पे हो गया, तो वो पूरा डाटा जो है बता सकते हैं जब आप आए थे तब कितना जो है किसान जागरूक था बागवानी को लेके, सब्जियों की फसल को लेके, फूलों को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, और आज के दौर में जब जब टेक्निक्स आ रही हैं, बहुत आपका सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट फुल्ली सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे में कितना जो है बड़ा है? बागवानी का रकबा जब डिपार्टमेंट बना था सिर्फ 16,000 हेक्टेयर के आसपास ही होता था। लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 40,000 एकड़ के आसपास होता था, जो कि आज की डेट में 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर हो चुका है पिछले 30 सालों में। और जो हमें सरकार ने निर्देश दिया है कि क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में बागवानी का अहम रोल है, इनकम बढ़ने के इसमें ज़्यादा चांस रहते हैं और होते भी हैं, तो उसको देखते हुए ये हमें 2030 तक का हमने अपना जो विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, उस समय हमने इसको जो आज की जो बागवानी का रकबा लगभग ग्रोस क्रॉप्ड एरिया का 7-7.5% है, उसको हमने 15% तक लेके जाना है। और जो एरिया 4.25 लाख या 4.5 लाख हेक्टेयर है, उसको हमने लगभग 9 लाख हेक्टेयर करना, दोगुना एरिया करना है, पर जो पैदावार है उसको हमने 3 गुना लेके जानी है। तो वो हम लगभग जैसे 270 से 300 टन तक हम इसको एनविसेज कर रहे हैं कि वहाँ तक हम इसकी प्रोडक्शन लेके जाएंगे। अब एरिया हम दुगना कर रहे हैं, प्रोडक्शन 3 गुना कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू जो है, जो समझने की बात है, वो है प्रोडक्टिविटी एनहांस करना। कि एक किले के अंदर जो हम पहले 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर हम जो प्रोडक्शन करते थे, उसको हम 25 से 30 टन तक लेके जाए, तभी उसी एरिया के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंसान की इनकम भी तभी बढ़ने के चांस ज़्यादा है जब उसी उतने एरिया में वो अपनी पैदावार ज़्यादा बढ़ा ले। और अगर उसी सेम रेट में भी अगर वो बेचे तो उसकी ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगी। अगर वो रेट भी ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ साथ उसकी इनकम और भी ज़्यादा बढ़ने। आप जो कह रहे हैं कि किसान जो है एक तरह से माना जाए जो गेहूं की और धान की परंपरागत जो फसल थी उससे जब हटके थोड़ा निकलेगा तो नेचुरली तौर पे आप जो है, और अब आपकी जो टेक्निक्स, आपका विजन जो है वो उनको फुल्ली सपोर्ट करेगा। हाँ, यही कहने की बात है कि वो 2030 तक का जो हमारा विजन है वो यही है कि हम इसको दुगना एरिया और 3 गुना प्रोडक्शन करने का है। और लेकिन इसके पीछे जो तकनीक हैं उसके काफ़ी उसकी जो भूमिका रहती हैं, तो किसानों को सपोर्ट करना, ना केवल बाग लगाने के लिए
बल्कि बाग लगाने के लिए जो विभिन्न जो तकनीकें और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है उसको भी हम सपोर्ट करें। उदाहरण के तौर पे जो सरकार अभी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से, जो कि हमें लगभग 17 स्कीम है हमारे पास, तो उसके माध्यम से लगभग हम 480 करोड़ के 486 करोड़ का इस बार का हमारा बजट है, जो कि हम किसानों को अलग अलग स्कीमों के माध्यम से और सब्सिडी के तौर पे किसानों को देते हैं। अब इसमें सारा बजट सिर्फ क्रॉप के लिए नहीं होता है। दूसरी टेक्नोलॉजी जिसके मैं जिक्र करना चाहूँगा कि एक तो जब कोई भी फार्मर उसको बाग लगाता है या सब्जी का काम करता है या फूलों का काम करता है, मशरूम का काम करता है, उसके लिए डायरेक्ट अनुदान का प्रोविज़न है उसके अंदर। उसके साथ साथ जो स्पोर्ट बेस रहती है, जैसे किसी ने कोई कम्युनिटी टैंक लगाना हो या वाटर फार्म पॉन्ड, जो पानी का तालाब बनाना हो, तो उसके लिए अगर कुछ किसान मिलके करते हैं तो 100% सब्सिडी है उसके अंदर। जो 20 लाख तक का टैंक बनाते हैं तो 20 लाख सरकार देती है। अगर कोई इंडिविजुअल टैंक अकेले तौर पे बनाना चाहता है तो 10 लाख पे 70% 7 लाख रुपए तक सब्सिडी सरकार ने उसके अंदर रखी हुई इंडिविजुअल टैंक के लिए। दूसरा स्पोर्ट बेस जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है पॉली हाउसेज़ का। फसल के ऊपर तो सब्सिडी हम दे ही रहे हैं, लेकिन पॉली हाउसेज़, नेट हाउसेज़ या टनल, ऐसी जो भी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी सरकार 65% सब्सिडी अलग से देती है, जो कि 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए प्रति एकड़ तक सब्सिडी का प्रोविज़न उसके अंदर है। उसके साथ साथ फिर अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहे, शेड बनाना चाहता है या वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहता है, सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से सब्सिडीज़ हैं। उसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण है पहलू है कि तुड़ाई के बाद अगर कोई अपना काम करना चाहे, जिसमें कोल्ड स्टोरेज आता है, पैक हाउसेज जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेफ्रिजरेटेड वैन्स, ट्रक्स आ जाते हैं, अगर कोई मार्केट भी सेटअप करना चाहता है, तो ये सभी पहलुओं के ऊपर सरकार का 35% से लेके 90% तक का उसका अनुदान रहता है। तो बाग के साथ साथ या सब्जियों के साथ साथ उसको सिस्टम को सस्टेन करना, उस सिस्टम को ऐसा सिस्टम बनाना कि जहाँ पर किसान अपने प्रोड्यूस को ना फिर क्वालिटी प्रोड्यूस बना पाएँ और साथ साथ उसको मार्केट की बनाए, वो सारी सहूलतों के ऊपर अलग अलग मदों के अंदर सरकार अलग अलग स्कीमों से हम उनको सब्सिडी हम किसानों को। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल है पर्यावरण को लेकर के। आज क्या जो मौसम बदलता जा रहा है, बेमौसमी बरसातें हैं, ठंड का ना पड़ना या ज़्यादा पड़ना, ये कहीं ना कहीं आपके मिशन को कहीं कुछ नुकसान दे रही हैं? देखिए, ये सदा चैलेंज तो रहता ही है। क्लाइमेट चेंज जब भी होता है तो क्लाइमेट चेंज के सदा ही जो इफ़ेक्ट हैं वो डेलीटीरियस रहते हैं, खासकर फसलों के लिए। वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट ज़रूर करता है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी साथ साथ ही भी इवॉल्व होनी पड़ती हैं। जैसे आपने पहले कभी देखा भी होगा कि हमारी जो सब्जियां अमूमन थी वो एक ही मौसम के तौर पे, गोभी का एग्जांपल दें, अक्टूबर नवंबर में आया करती थी। अब सभी साल पूरे साल गोभी मिलती है। टमाटर भी अब लगभग 2-4 महीने को छोड़ दें तो लगभग टमाटर मिलते हैं। तो R&D के ऊपर भी काम साथ साथ हो रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसके ऊपर साथ साथ नई नई वैरायटियाँ डेवलप हो रहे हैं जो उस क्लाइमेट को सूट करती हैं, उस क्लाइमेट के साथ करती हैं। उसके साथ हम जो बड़ा ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज या इसके कोई भी इफ़ेक्ट को जानने, उसको मिटिगेट करने के लिए, हमने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हुए हैं, जो आज की डेट में हमारे पास 11 करीब ऐसे डेमोस्ट्रेशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो अलग अलग क्रॉप के ऊपर है। फ्रूट्स के ऊपर भी हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर हैं, और हर एक प्रोजेक्ट का करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है। तो ऐसे हमारे पास 11 सेंटर हैं, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में बने हुए हैं। जैसे लाडवा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जो इस एरिया के लिए जो क्रॉप्स हैं, जिसके हम आम आता है, लीची आ जाता है, या पियर पीच प्लम आते हैं। जिस तरीके से सोनीपत की बात कीजिए तो फूलों की खेती ज़्यादा दिखाई देती है। मेरे मतलब इधर पानीपत का अगर की बात कीजिए तो सब्जियों की थोड़ी फसल आती है। उसके आगे जो आप बता रहे हैं कुछ फ्रूट्स जो हैं थोड़ा पहाड़ी एरिया आता है, तो वहाँ पर थोड़ा इस सिरसा में कीनू की तरफ आप जो ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। तो इस ये जो मिट्टी का जो एक बात करूँ, अगर मिट्टी अलग अलग जगह है, वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ क्रॉप्स के बाद में मिट्टी बदलती है, कुछ उसमें जो उर्वरता शक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं कम होती है। उसको कैसे पूरा करते हैं और कैसे किसानों की इस तरीके से मदद होती है? किसान जब जमीन फसल उगाना बंद करती है तब क्या हुआ है? वही मैं बता रहा था कि ना केवल जो ये सेंटर हैं सिर्फ क्लाइमेट को देख के बनाए हुए हैं, बल्कि वहाँ की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस,
एग्रोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का पानी कैसा है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ये 3 मेन फैक्टर है जिसके बेस पे उस सेंटर पे उस क्रॉप्स को लगाया जाता है। आपने सही कहा है कि जैसे किन्नों का है, मंगियाना में हमने जो मंगियाना सिरसा के अंदर है, तो वहाँ जो सेंटर बनाया हुआ है वो ना केवल किन्नों का बल्कि ऑलिव्स के लिए, डेट पाम्स के लिए, गुआवास के लिए और फिग के लिए। तो ऐसी 5-6 मेजर जो हमारी ऑर्चर्ड बेस्ड क्रॉप्स हैं, वहाँ पे उस क्लाइमेट के लिए वो वहीं वैरायटी के हम ट्राई किया, क्योंकि वहाँ का पानी भी नहरी पानी बहुत अच्छा है, पर जो अंडरग्राउंड पानी की बात करें वो इतना बढ़िया नहीं है, सॉयल सैंडी सॉयल्स हैं। तो इसी तरह से अब हम भिवानी में एक नया सेंटर बना रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव डेट पाम के ऊपर है या ऐसी ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर के ऊपर बात कर रहे हैं। सब्जियों के लिए आप सोनीपत का बात करें तो इसलिए करनाल के अंदर हमारा अपना सेंटर फॉर वेजिटेबल्स बना हुआ है, वो सिर्फ सब्जियों के ऊपर ही है। बी कीपिंग के ऊपर हमने कुरुक्षेत्र में रामनगर में बनाया, आलू के ऊपर हमने शामगढ़ नीलोकड़ी में बनाया हुआ है, और अमरूद के ऊपर हमने बुना फतेहाबाद में बनाया। तो जैसे जैसे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सॉइल को देखते हुए हम वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन सेंटर में अलग अलग क्रॉप्स को और उनकी क्रॉप्स के अंदर अलग अलग वैराइटीज़ को वहाँ पे ट्राई करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं। तो वो जो बेस्ट सूट करती हैं वो हम उसको किसानों को वो प्रोपेगेट करते हैं, किसानों को उसी के ऊपर हम सब्सिडीज़ के प्रोग्राम चलाते हैं, उसी की एक्सटेंशन एक्टिविटी की जाती है। ये सरकार की वो पॉलिसीज हैं जिन्होंने किसान की आय को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जो प्रधानमंत्री का सपना है, प्रधानमंत्री जो बार बार बयान देते हैं कि किसानों की आय दुगनी होगी, उसके लिए ये माध्यम अगर आप किसान अपनाएंगे तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आएंगे। हाँ, बेशक बेशक, क्योंकि देखिए किसानों को अब ये चीज़ तो हमें सभी किसानों को समझनी चाहिए कि अब जो मार्केट है जो वो सारा मार्केट लेग्ड एक्सटेंशन प्रोग्राम हो गए हैं। पहले होता था कि आप टेक्नोलॉजी खेत के ऊपर उस चीज़ को समझना, उगाना कैसे, अब उसको उगाने के साथ साथ मार्केट को समझना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। अगर वो किसान मार्केट को भी समझ लेते हैं तो वो अपने क्रॉप साइकिल को भी मेंटेन कर पाएंगे, कौन सी फसल कब कितनी लगानी है इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। और जब वो उसको फसल को जब हार्वेस्ट कर लेता है, जब उसकी तुड़ाई कर लेता है, और उस क्रॉप को फिर कैसे मार्केट के अंदर पहुंचाना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एग्रीगेट करें, किस क्रॉप्स को स्टोर करें, कैसे ग्रेड करें, कैसे पैक करें और कैसे उसकी ब्रांडिंग करें और तक कैसे हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएं। ये सभी जिम्मेवारी किसान की नहीं है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज़ के भी काफ़ी ऐसे कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में आ चुकी, जैसे ई कॉमर्स की कंपनीज आप देखते हैं। अब जैसे बिग बास्केट है या ऐसी कई कंपनीज हैं जो वायदा कारोबार से जुड़ी है। हाँ, वो डायरेक्ट किसानों से लेते हैं। तो वो किसानों को जब अपना एग्रीगेट प्रोड्यूस करेंगे तो उनको भी सहूलत होती है, किसानों को सहूलत है बेचने में, उन कंपनी को सहूलत है एक जगह से मिलने में और क्वालिटी प्रोड्यूस मिलने में। तो ये विन विन सिचुएशन रहती है। तो एक पैरेलल मार्केट के तौर पे अब ये जो मंडियों से बाहर जो ये खरीद फरोख्त तो काफ़ी होनी शुरू हो गई है। और वैसे तो फल और सब्जियों की वैसे ही खरीद फरोख्त मंडियों से बाहर पहले काफ़ी थी, जो डायरेक्ट किसान अपना प्रोड्यूस सीधा न केवल हरियाणा में या दिल्ली की बहुत आज़ादपुर मार्केट में, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोड्यूस ऐसा अपना बेचते थे। तो अब ये अपने किसानों ने पैक हाउस लगाने शुरू किए हैं, और हरियाणा सरकार ने बड़ी ये एक नोवल स्कीम बनाई है जिसको हम क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। उसके अंदर जो मेन मकसद है कि ऐसे क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करें। तो 400 ऐसे क्लस्टर हमने बागवानी के आइडेंटिफाई किए हैं पूरे हरियाणा भर में और हर एक क्लस्टर के अंदर एक एफपीओ बना रहे हैं, और हर एक क्लस्टर और एफपीओ के साथ उसको एक पैक हाउस का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ताकि वहीं पे प्रोड्यूस इकट्ठा हो और वहाँ इकट्ठा हो के ग्रेड हो, पैक हो, स्टोरेज की जरूरत हो तो स्टोर हो, और वहीं से फिर वो आगे मार्केट में जाए। लास्ट में एक चीज़ पूछूंगा, मंडियों की स्थिति, क्योंकि फूलों की जो बागवानी है उसके लिए एक जगह पे मंडी का होना जरूरी है। अगर वहाँ से दूसरे एरिया का कोई किसान उगाता है तो उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो मंडियों की जो स्थिति है उसके ऊपर भी थोड़ा जानकारी दें। देखिए, हमारा हरियाणा में वैसे तो मंडीकरण सबसे पूरे भारतवर्ष में सबसे सुदृढ़ है। जो मंडीकरण हरियाणा में हुआ है और उसकी जो सफलता है वो किसी से छुपी नहीं है। हम इसमें काफ़ी एफिशिएंट हैं और किसान काफ़ी इसमें खुश भी हैं। उसके साथ साथ फल और सब्जियों की अगर हम बात करें तो वो भी करीब 32-33 ऐसी मंडियां हैं जहाँ पे फल सब्जियों का जो सेल परचेज होता है। लेकिन जैसे मार्केट इकोनॉमी डेवलप हो रही है और अब डायरेक्ट परचेज होना शुरू हो गया किसानों से, यार किसान डायरेक्ट सेल करना शुरू हो गए हैं, तो एग्रीगेशन काफ़ी होना शुरू हो गया। अब लोग मंडियों के साथ साथ अपने जहाँ पे भी उनके एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे अपना ऑन फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया।
तो वो भी एक तरह से मंडी डेवलप होनी शुरू हो गई है। जैसे वो एक कोई पैक हाउस बनाना जहाँ पे 200-300 किसान इकट्ठे हो गए अपना प्रोड्यूस को एग्रीगेट कर रहे हैं और वहीं से फिर वो आगे पैक हाउस के लिए भी आप अनुदान दे रहे हैं? उसमें हमारा 17 से 90% का अनुदान है। अगर किसान इकट्ठे होकर एफपीओ बनाता है उन लोगों के लिए है, अगर अकेला कोई बनाना चाहता है तो 35% है, अदरवाइज 17 से 90% तक अनुदान है। उसका काफ़ी फ़ायदा है। अब हमने अभी पीछे 2 महीने पहले तो एक टाई अप भी कराया था, करीब 20 ऐसे कंपनीज़ का हमारे 22 एफपीओ के साथ टाई अप हुआ था, जिसमें किसान उन एफपीओ को जो हमारे ऐसी कंपनीज आई थी उन्होंने डायरेक्ट टाई अप किया और वहीं से बायबैक करेंगे, उन्हीं का वहीं से मटेरियल आगे जाया करेगा और प्री डिटरमिन्ड रेट और क्वांटिटी भी उसके अंदर डिसाइड हो गई है, जिससे हमें किसानों को पता है कि हमें इतना जो प्रोड्यूस है वो हमारा बिक जाएगा और इस रेट पे बिक जाएगा, इतनी इनकम एश्योर हो जाती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के इंटरवेंशन से जो अभी हमारे साथ लगे हुए हैं और 40 के करीब हमारे मार्च तक पूरे हो जाएंगे और अगले साल तक हम 100-150 ऐसे और प्रोजेक्ट बनने की तैयार है। तो हरियाणा एक सप्लाई चेन के मॉडल के तौर पे उभर के आ रहा है और ऐसा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसमें सभी चाहे वो डिपार्टमेंट की इंटरवेंशंस हैं और चाहे किसान अपना ऐसा कुछ करना चाहें जिसमें एग्रीगेट करना चाहें या कंपनियों को माल कभी चाहिए होगा तो उनको लेने के लिए, तो ये सारी सुविधाजनक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होगा उससे मार्केट में हरियाणा एक अपना नाम बना पाएगा। चलिए, डीजी साहब का स्पष्ट तौर से कहना है कि खेती कभी भी, किसानी कभी भी घाटे का सौदा नहीं थी। प्रधानमंत्री अगर बात बोलते हैं कि 2022 तक और उसके बाद किसानों की आय जो है वो डबल होगी, तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़े ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी योजनाएं थी, ऐसे अधिकारियों के साथ मिल करके इनकी सोच को साथ लेकर के बनाई गई वो तमाम योजनाएं थी जिसके आधार पर किसान की आय दुगनी हो रही है और आगे और ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन बशर्ते किसानी बदलनी होगी, किसानों को अपना रवैया, अपनी सोच, अपनी टेक्निक बदलनी होगी जिससे उसे सार्थक परिणाम सामने आ सके। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ सुनील सरदाना,